नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेनली फोकस किया जाता है एसएससी और आईबीपीएस के ऊपर, ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर फोकस होता है आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। आज की तारीख है 28 मई 2018 सोमवार। मैं हूं करदम रावल। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है दोस्तों वो लॉन्च हो चुका है। 9999 प्राइस है, लेकिन पहले 2000 एस्पिरेंट को ये मिलेगा 4999 रुपीज में। तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, वहां पर विजिट करें ताकि आपको पता चले कि आठों सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमने जो प्रीलिम्स, मेंस और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो किस तरह से कवर किए, और जो वीडियोस है वो एकदम से फ्रेश होंगे, डे बाय डे शेड्यूल के अंदर अपलोड किए जाएंगे। तो किस तरह से प्रोग्राम है जो मार्केट के अंदर एकदम इस तरह का प्रोग्राम कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो चेकआउट करना ना भूले www.upscisexams.com के ऊपर। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है, आयरलैंड एंड्स अबॉर्शन बैन। तो यहाँ पे 26 मई को 2018 को वहां पे आयरलैंड के अंदर एक क्वाइट रिवॉल्यूशन देखने को मिला। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे यूरोप के अंदर जो समस्या थी कि भाई आयरलैंड के अंदर स्पेसिफिकली कि क्या अबॉर्शन किया जा सकता है कि नहीं। तो आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके अंदर एक प्रोविजन थी। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन होने के कारण पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही एक रेफरेंडम के तरीके से चेंज किया जा सकता था। तो यहाँ पे 1983 के साल से ये चीज है कि भाई यहाँ पे जो है आप लोग अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अगर टाइम फ्रेम जो है वो भी अगर अवेलेबल है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर है कि 3 महीने से पहले अबॉर्शन पॉसिबल है, और यहाँ पे डिटेक्ट करना हमारे देश के अंदर गैर कानूनी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना है कि भाई लड़का है या लड़की ये नहीं जानना है, और 3 महीने से पहले के टाइम पीरियड के अंदर आप अबॉर्शन करवा सकते हो। लेकिन आयरलैंड के अंदर क्या रूल है कि एक बार अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो चाहे या ना चाहे, फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली, उस बच्चे को, उस बेबी को जो अपने पेट के अंदर पना ले रहा है उसको जन्म देना ही है उसे, चाहे वो एलिजिबल है कि नहीं उसके भरण पोषण करने के लिए अगर उसका जन्म हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आयरलैंड का, उसके अंदर एक 8th अमेंडमेंट है। वहां पे अमेंडमेंट किया गया कि भाई वहां पे प्रोविजन थी कि आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनके लिए इसके आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि अगर लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उनके पास वही सारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो एक वुमन के पास होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमन के पास होते हैं। यानी कि जितने राइट्स प्रेग्नेंट वुमन को है उतने ही राइट उनके अंदर रहने वाले बच्चे के पास भी है। तो यहाँ पे जो समस्या थी वो ये थी कि जो लोग फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली अगर उस बच्चे को जन्म होने के बाद उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, या फिर उन फीमेल्स का क्या जो रेप के कारण विक्टिम बनी है और प्रेग्नेंट बनी है, या फिर एबनॉर्मलिटी हो सकती है बच्चे के अंदर, वो जो सारी साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चल सकता है कि भाई जो बच्चा है उसके अंदर ये सारी कमियां या खामियां है, तो क्या वो बच्चे को अबॉर्ट करवाना पॉसिबल है। लेकिन अनदर कंट्रीज में अगर आप देखें, जैसे कि इंडिया में अगर ऐसा सिनारियो होता है तो यहाँ पे अबॉर्शन पॉसिबल है, लेकिन आयरलैंड में एक बहुत ही रिजिड सा रूल था। तो 26 मई 2018 को जो 1983 से चली आ रही परंपरा थी 8th अमेंडमेंट, उसको 66% वोटर ने रेफरेंडम के अंदर चेंज लाने के लिए 66% आयरिश वोटर ने वोट किया कि भाई आप जो है वो जो बैन का जो अबॉर्शन बैन का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंडम के माध्यम से हटा दीजिए। तो सक्सेसफुली अभी 26 मई 2018 से वो चीज़ आयरलैंड से निकल गई है और वहाँ पे अबॉर्शन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे इंडिया में है वैसे वहाँ पर भी रखी गई है। लेकिन हाल के समय में अबॉर्शन बैन हुआ है 26 मई 18 आयरलैंड, और जो 8th अमेंडमेंट 1983 से चल रहा था और 66% रेफरेंडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है। और ये जो सिचुएशन अराइज हुई है कि इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है क्वाइट रिवॉल्यूशन।
तो ये सब चीजें याद रखिएगा। दूसरा जो करंट अफेयर है, कंबोडिया टू बी नाटोज फर्स्ट लैटिन अमेरिकन ग्लोबल पार्टनर। तो पहले आप नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, याद रख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे कंबोडिया ने लास्ट वीक के अंदर इसको ज्वाइन किया है। और जो अनाउंसमेंट की है कंबोडिया के प्रेसिडेंट जॉन मैनुअल संतोष ने मई 25 2018 को, कि अब कंबोडिया जो है वो पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री बना है जो इस नाटो अलायंस के साथ जुड़ा है। तो नाटो अलायंस में अब तक 29 मेंबर्स है, वो पहला नॉर्थ लैटिन अमेरिकन कंट्री है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कंबोडिया ने मई 2017 के अंदर ज्वाइन किया है। और जो भी सारी पीस डील्स वगैरह थी, रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्स ऑफ कंबोडिया, FARC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है। और जो हिस्टोरिक पीस डील थी लेफ्टिस्ट रिबिल की फार्क के संदर्भ में, तो उन्होंने कंबोडिया के प्रेसिडेंट संतोष को नोबेल पीस प्राइज भी दे रखा है। तो ये जो अलायंस होगा, यहाँ पे अलायंस हो चुका है, जो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे दो जो नेशन कंट्रीज है 29 कंट्रीज, तो 29 कंट्रीज के बीच में एकदम लिंक बनी रहेगी। और ये दोनों ये सारे कंट्रीज एक दूसरे को कंसल्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी और कंडक्ट मल्टीनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर एक दूसरे की सहायता करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और बिल्ड करेंगे ट्रस्ट को लंबे अरसे के लिए, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके भी कहीं ना हो। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो कमिट करती है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि सब साथ मिलकर डिफेंस कैरी आउट करेंगे, कि एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर उन 29 कंट्रीज में से एक भी कंट्री के साथ अगर आपने पंगा लिया तो वो 29 के 29 आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। जैसे कॉलेज वगैरह में ग्रुप सर्कल होता है, उसी तरह से ये लोग वर्क करेंगे फॉर डिफेंस। और अकॉर्डिंग टू विच एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर विदाउट कंसिडरिंग एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल, जो मैंने आपको बोला कि अगर 29 में से एक भी कंट्री के ऊपर दूसरे कोई भी कंट्री ने अटैक किया 29 के बाहर वाले ने, तो उसके ऊपर सारे के सारे 29 कंट्रीज टूट पड़ेंगे। तो ये खास बात है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। और कंबोडिया ने यहाँ पे हाथ मिला लिया है। तो कंबोडिया के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना ना भूले, और उनके पास नोबेल पीस प्राइज भी है, तो उनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जॉन मैनुअल सैंटोस। 25 मई 2018 को ये हुआ है। लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है पहला वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया दोस्तों, अगर मुझसे कहीं कंबोडिया बोला गया है तो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। कोलंबिया इज द नेशन। तो ये है दूसरा करंट अफेयर। तो तीसरे करंट अफेयर के ऊपर नजर डालते हैं, राइज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अपेडा। तो इंडिया के अंदर जो अपेडा है, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट, इसको अपेडा भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट आई है कि अपेडा के अंतर्गत यहाँ पे जो इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो 38% इंक्रीज हुई है 2013-14 से लेके 16-17 के टाइम पीरियड तक। तो ये जो 2 से 3 साल का समय रहा है उसके अंदर 38% बढ़ोतरी देखने को मिली है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जो सिंथेटिक इनपुट्स होते हैं, सच एज फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, हार्मोन्स हो, फीड्स, ऐसी चीजें यूज नहीं होगी। और मैक्सिमम यहाँ पे ट्राई की जाएगी कि जो नेचर से अवेलेबल जो है उस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हो, मिनरल ग्रेड रॉक एडिक्टिव्स हो, बायोलॉजिकल सिस्टम हो, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हो, प्लांट प्रोटेक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें, एनिमल मैन्योर, काउडंग किंक वगैरह जो होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्रॉप रोटेशन भी होता रहता है कि एक दफ़ा यहाँ पे कोकोनट उगाए गए तो माफ़ कीजिए, ग्राउंडनट उगाए गए तो दूसरी दफ़ा यहाँ पे मेज़ उगाया जाएगा। तो मेज़ उगाने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा कॉटन उगाया जाएगा। तो इस तरह से रोटेशन बेस होता रहेगा कि जिस तरह से मिनरल्स किस तरह से प्लांट को चाहिए उस तरह की प्रोडक्ट्स वहां पे बोई जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। और इनका जो मुद्दा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि प्रोडक्शन जो हमें लेनी है, लेकिन प्रोडक्शन की अमाउंट से ज़्यादा, यानी कि क्वांटिटी से ज़्यादा हम वर्कआउट करेंगे क्वालिटी के ऊपर कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सॉइल की जो फर्टिलिटी हो ज़रा भी कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, एनवायरनमेंट को कुछ भी हानिकारकता नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इंडिया के पास तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे पास इतने अच्छे फार्म्स है, लैंड्स भी हमारी अच्छी है, एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमें अगर
ये सारी चीज़ें करनी है तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर तो छोटे छोटे जो फार्म्स होते हैं उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, और 1 एकड़ की जगह हो या उससे भी कम जगह हो तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो बस इतना ही, इतने इस आर्टिकल के अंदर जो फोर्थ करंट अफेयर निकल के आता है वो है यूरोपियन यूनियन न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ। यूरोपियन यूनियन न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ, तो यहाँ पे जो है यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को ब्रोट किया है भाई फुल इफेक्ट से 25 मई 2018 से। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो फेसबुक और जो सीए का था यानी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो इश्यू था उसके बाद यूरोपियन यूनियन एकदम से सतर्क हो गया था, और लोगों की जो प्राइवेसी है, लोगों का जो पर्सनल डेटा है, जो उनकी पर्सनल जनरेट की हुई जो कुकीज है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन फोकस कर रहा था। और वो जो 2016 यानी कि 2016 की अप्रैल से जो एक बना रहा था एक्ट, तो यहाँ पे रेगुलेशन लेके आया है कि जो प्राइवेसी एक्ट है उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, और यहाँ पे एक नया सा डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आया है। और यहाँ पे इंडिविजुअल के राइट को और उनके पर्सनल डेटा को कंपनीज जो ये डेटा कलेक्ट करती है उनसे प्रोटेक्ट करेगी, और उनको एक स्पेसिफिकली ढंग और तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हो गए इन कंपनीज के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिविजुअल्स है उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, और दूसरी बात जो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट करती है तो ये डेटा और ये सारी इंफॉर्मेशन उन कंपनीज और उन ऑर्गेनाइजेशंस को यूरोपियन यूनियन के एक स्पेसिफिक बॉडी को बतानी होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला जीडीपीआर जो है इसकी बात चल रही थी अप्रैल 2016 के अंदर। यहाँ पे जो गोल था वो ये था कि भाई सिटीजन और यूरोपियन यूनियन के जितने भी रेसिडेंट है उन लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना और एकदम से सिंप्लीफाइड तरीके से रेगुलेशन करना बिजनेसेस के साथ। तो यहाँ पे जो नया रूल सेट हुआ है उसके अंदर सारी डिटेल्स पर्सनल डेटा जो भी शेयर होगा तो कंपनीज को यहाँ पे जो कस्टमर्स है, जो इंडिविजुअल्स है, उनको भी बताना पड़ेगा कि भाई हमने आपका इतना डेटा एक्वायर किया है, और यूरोपियन यूनियन को बताना पड़ेगा कि हम कितने टाइम पीरियड के इस डेटा को यूटिलाइज करेंगे और हमारा इस डेटा कलेक्ट करने के पीछे क्या मकसद है। तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है यूरोपियन यूनियन के नए डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिटीजन को भी पता रहेगा कि हमारा कितना डेटा दूसरी कंपनीज के पास है, और कंपनीज को भी बताना पड़ेगा कि हम इसका ये यूटिलाइजेशन करेंगे और इतने टाइम पीरियड तक आपके डेटा को यहाँ पे हम प्रिजर्व करेंगे, रिटेन करेंगे। तो ये था दोस्तों आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।